कि ज्योतिष विद्या श्रापित क्यों है। जो युवा पीढ़ी है उसका सवाल ये होता है कि शादी क्या पता लगाई जा सकती है हस्तरेखा से। दूर बैठे ग्रह एक व्यक्ति के ऊपर कैसे असर डाल सकते। आप कभी भी देखना, जितने भी मर्डर केस मिलेंगे आप, वो ऑलमोस्ट अमावस्या के आसपास में। जब हम हस्तरेखा की बात करते हैं तो एक सवाल ये भी आता है कि हमारा लेफ्ट होना चाहिए या राइट होना चाहिए। अब माँ को निर्विस्तर देख लेना एक अपराध होता है। सितंबर कौन सा महीना होता है? 9वां। पर उसको बोलने से तो लगता है वो 7वां है। सितंबर, अक्टूबर 8वां होना चाहिए और वो 10वां क्यों लग रहा है? तो उसके अंदर जो रेखा एकदम, ये जो जीवन रेखा है, एकदम साफ होगी, एकदम सटीक दिखाई देगी, साफ। एक बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है सुधांशु, डिबेट में आपने उनको नोटिस किया होगा, उनकी उंगली ऐसे ही रहती है हमेशा। या सबसे ज्यादा पागल होने के चांस भी पूर्णिमा के आसपास ही देखने को मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभु भक्ति में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में गेस्ट हैं डॉक्टर अमित पारेख जी, पीएचडी इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड डीप एक्सपीरियंस इन एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री। आज हम जानेंगे कि किस तरीके से आप अपने हाथ से अपना जीवन सुधार सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो हस्तरेखा विज्ञान से आप दूर कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया। मैं भी बढ़िया। अच्छा, जब हम हस्तरेखा की बात करते हैं तो एक सवाल ये उठता है कि क्या हस्तरेखा इफेक्टिव है? कितनी एक्यूरेसी होती है इसमें? हस्तरेखा जब व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद में 9 महीने तक बच्चा अपनी मुट्ठी बंद रखता है। आपने नोटिस किया होगा, कभी कभी तकरीबन उसकी मुट्ठी बंदी रहती है। बंद ही रहती है। तो उस हिसाब से उसकी रेखाओं का निर्माण होता है। उन 9 महीनों के अंदर निर्माण होता है रेखाओं का। रेखाएं आपकी बनती है प्रारब्ध से, आपके पूर्व जन्म के कर्मों आपने जो किए हैं उसका प्रिंट इन हाथों में बनता है। उसके अकॉर्डिंग आपको इस जीवन में चीज़ें देखने को मिलती है। जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो लगभग पूर्ण मुख्य रेखाएं उसके हाथ में निर्माण हो चुकी होती है। कई रेखाएं जो मिस होती है उससे अपन आकलन लगा सकते हैं कि फ्यूचर में इसको कौन कौन सी फिजिकल प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो इफेक्टिव मैं ये बोलूँगा कि 101% ये इफेक्टिव है। बात ये रहती है कि आपको नॉलेज कितनी है किसी चीज़ की। जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पर ये है सामुद्रिक शास्त्र है और ये विद्या भगवान शिव ने पार्वती को सुनाई तो चोरी से रावण ने इस विद्या को श्रवण करके, और ये विद्या चोरी से रावण ने ग्रहण की और उसके बाद में ये प्रचलन में आती गई। तो कई चीज़ें ज्योतिष को श्राप भी मिला हुआ है कई जगह। जैसे कि आपको मैं एक कथा से ही प्रारंभ करता हूँ कि ज्योतिष विद्या श्रापित क्यों है। देवर्षि नारद मुनि थे, वो ज्योतिष के प्रखंड विद्वान थे। ज्योतिष के 18 आचार्य बताए गए हैं। वराह मीर है, पाराशर है, कालिदास है, वेदव्यास है, नारद हैं, सूर्य हैं, रावण हैं। ये ऐसे करके 18 ज्योतिष के आचार्य मुख्य रूप से बताए गए। एक बार नारद जी कैलाश पे आए। शिव जी अपने ध्यान में मस्त बैठे थे। आके भोलेनाथ को प्रणाम किया नारद मुनि ने और आकर के बोले कि आज बाबा, आज अकेले बैठे हो, मैया कहाँ है? अब हास्य में भगवान शिव ने भी बोल दिया कि नारद जी, आप ज्योतिष के इतने प्रकांड विद्वान हो और आप मुझसे सवाल कर रहे हो, आप अपनी अंतर्दृष्टि से देखिए कहाँ है माता पार्वती। नारद जी ने जैसे ही अपनी ज्योतिष विद्या से देखा तो माँ पार्वती उस समय स्नान कर रही थी। अब माँ को निर्विस्तर देख लेना एक अपराध होता है। माता पार्वती वापस आई और भोलेनाथ ने बोला, पूरे प्रसंग बताया। तो नारद से पूछा, बताओ मैं कहाँ थी? बोले, देवी आप स्नान कर रही थी माता। तो बोले, आपने मुझे निर्वस्त्र देख लिया। तो माता पार्वती ने श्राप दिया था कि मैं इस ज्योतिष विद्या को श्राप देती हूँ। श्राप से क्या होता है? आज से आप एक्यूरेट 100% नहीं जान पाओगे। तो भोलेनाथ ने और नारद मुनि ने दोनों ने आग्रह किया पार्वती से, ये गूढ़ ज्ञान है, इसको श्राप मत दीजिए, बड़ा अनिष्ट हो सकता है। तो माता पार्वती ने एक बात बोली, वहां जो भी ज्योतिषी होगा उसकी जो एक घड़ी होगी, एक घड़ी में जितने मिनट होंगे उतने मिनट तक जो ज्योतिषी बोलेगा वो सत्य होगा, उसके बाद में असत्य ही निकलेगा।
इसलिए कभी भी किसी ज्योतिषी के पास जाकर के जाते, अधिकतर क्लाइंट या जो जातक होते हैं वो ज्योतिषी के पास जाते हैं ना, ज्योतिषी के नहीं सुनते, वो जाते ही अपनी प्रॉब्लम्स बताने लग जाते हैं। वहां वो गलती कर बैठते हैं, क्योंकि जो समय होता है ना, जो श्राप वाला, वो तो क्लाइंट खुद व्यर्थ कर देता है, उसके बाद में ज्योतिषी की हर बात असत्य निकलने लग जाती है। तो इसलिए जातक को ज्योतिषी के पास जाते ही शांत बैठना चाहिए और पहले ज्योतिषी को बोलने देना चाहिए। वो जब तक बोलेगा वो सत्य बोलेगा। लेकिन मतलब इससे साइंस ना, मतलब मैथमेटिक्स है एस्ट्रोलॉजी पूरा। हाँ बिल्कुल। तो हाँ बिल्कुल साइंस है इसका भी। मतलब लोग बोलते हैं कि इतने दूर बैठे ग्रह एक व्यक्ति के ऊपर कैसे असर डाल सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो पूर्णिमा का समय होता है, फुल मून होता है, उस समय में समुद्र में लहरें उफान मारती है और उस समय ही समुद्र में ज्वार भाटा होता है। समुद्र में तूफान पूर्णिमा को ही सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो इतनी दूर बैठा एक चंद्रमा एक इतने बड़े समुद्र को हिला सकता है, और जैसे ही अमावस्या आती है आपने देखा समुद्र एकदम शांत हो जाता है। तो एक मून से एक इतना बड़ा समुद्र का मूवमेंट हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो आप मानिए कि एक ह्यूमन बॉडी में कितना वाटर होता है, 75% या 70% पानी, साइंस मानती है इस चीज को। एक व्यक्ति के ब्रेन के अंदर 90% जल होता है, तो वो उस जल के ऊपर इफेक्ट करता है, तो क्या ह्यूमन बॉडी के अंदर जो जल है उस पर इफेक्ट नहीं कर सकता? आप कभी भी देखना, जितने भी मर्डर केस मिलेंगे आप, वो ऑलमोस्ट अमावस्या के आसपास मिलेंगे, या तो चतुर्दशी को, अमावस्या या प्रतिपदा एकम को ही आपको सबसे ज्यादा मर्डर केस मिलेंगे। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उस टाइम में व्यक्ति की सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा उग्र हो जाती है। पूर्णिमा के समय में सबसे ज्यादा आपको सुसाइड केस देखने को मिलेंगे। जब भी न्यूज़पेपर आप देखो, आपको कोई खबर मिल जाए कि इस व्यक्ति ने सुसाइड किया, आप तुरंत उस समय पंचांग निकालना, आजकल गूगल में बड़ा आसानी से पता चल जाता है कि आज कौन सी तिथि है। आपको पूर्णिमा के आसपास का समय देखने को मिलेगा। तो मतलब अगर हम पूर्णिमा और अमावस्या की बात करें तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अमावस्या के टाइम पे होती है, पूर्णिमा के टाइम पे कौन सी होती है? अमावस्या के समय में एग्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा होता है व्यक्ति में, शरीर में उच्चाटन होता है, और वो हर व्यक्ति के नहीं होता, मैं ये नहीं बोल रहा। जिसकी कुंडली में या जिसकी हस्तरेखा में चंद्र ग्रह पीड़ित हो, या उस पर कुछ गलत साइन बना हुआ हो, या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बात करूँ चंद्रमा राहु से पीड़ित हो, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्से प्रवृत्ति वाले हो जाते हैं और अपना होश खो बैठते हैं, क्रोधी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, हिंसक बन जाते हैं। पूर्णिमा के समय में जिस व्यक्ति का चंद्रमा ज्यादा डिग्री का होकर के यदि दूषित हो रखा है किसी पाप ग्रह से, तो पूर्णिमा के समय में वो व्यक्ति खुद को हर्ट करता है, या तो वो गुस्से में अपना खुद का सर फोड़ेगा, कई लोग होते हैं, या सबसे ज्यादा पागल होने के चांस भी पूर्णिमा के आसपास ही देखने को मिलेंगे आपको। पूर्णिमा के समय में सबसे ज्यादा ब्रेन हेमरेज देखने को मिलेगा। पूर्णिमा के समय में सबसे ज्यादा व्यक्ति को पैरालाइज होने की शिकायत होती है। लोगों की इमोशनल इंस्टेबिलिटी हो जाती है। हाँ, क्योंकि वेद में एक श्रुति आई है, चंद्रमा मनसो जात चक्षु हो सूर्यो अजायत। चंद्रमा ग्रह मन को रिलेट करता है। चंद्रमा मन का प्रतीक है, सूर्य आत्मा का प्रतीक है। सूर्य है वो आत्मा का प्रतीक है। तो चंद्रमा क्या होता है ना कि सबसे ज्यादा जो तेज गति से दौड़ने वाला ग्रह होता है वो होता है चंद्रमा, जो 2.25 दिन के अंदर एक राशि को परिवर्तन करता है। और सबसे तेज दौड़ने वाली कौन सी चीज है शरीर में? मन। अब अभी यहाँ बैठे एक क्षण के अंदर अपन अमेरिका पहुंच सकते हैं। तो मन को चंद्रमा से रिलेट किया हमारे ऋषि मुनियों ने। तो एस्ट्रोलॉजी पूरी एकदम साइंटिफिक है, इसमें अपन ये नहीं बोल सकते कि ये काल्पनिक है, या हर इसमें पूरा एकदम साइंस भरा है। आपने नाम सुना होगा न्यूटन का, जिसने आविष्कार किया था गुरुत्वाकर्षण का। उसने ये गुरुत्वाकर्षण शब्द कहां से निकाला? गुरुत्वाकर्षण शब्द है गुरु प्लेनेट से। आगे आता ना गुरुत्वाकर्षण, गुरु आकर्षण यानी खींचना, गुरु की तरफ चीजें खींचना, वो होता है गुरुत्वाकर्षण। अंतरिक्ष में इतने उपग्रह भी हैं, ग्रह तो 9 हैं, उपग्रह भी हैं, फिर और भी उल्कापिंड भी हैं। वो नीचे क्यों नहीं गिर रहे? उनको कौन स्टेबल कर रखा है ऊपर अंतरिक्ष में? वो है जुपिटर। उसने अपनी ओर आकर्षण करता है, वो खींचता है, तो वो नीचे नहीं आने देता चीजों को। तो हर चीज पूरी साइंटिफिक। न्यूटन तो इंग्लिश था, वो तो ग्रेविटेशनल वर्ड था। ये तो हमने उसका
अनुवादन किया है हिंदी में। नहीं। अब आप बोलोगे कि इंग्लिश पहले है, इसका मतलब तो संस्कृत शब्द बाद में आया। मैं आपको बताऊं, भ्राता शब्द से ब्रदर बना है, मातृ शब्द से मदर बना है। तो पहले हमारी संस्कृत भाषा आई थी, लिपि में संस्कृत पहले आई थी, इंग्लिश तो बाद की भाषा है। देववाणी संस्कृत भाषा, नेव क्लिष्टा न च कठिना, ये भी संस्कृत की श्रुति है कि ये देवताओं की वाणी है, देवताओं की भाषा है। देवता संस्कृत में करते थे, तो सबसे प्राचीन भाषा भी संस्कृत है। ये ग्रेविटी तो ये अंग्रेजों ने बनाया है। इसका जो शुद्ध रूप है वो गुरुत्वाकर्षण है, खींचना किसी चीज को, गुरुत्वाकर्षण। तो बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी हमारे मतलब कि वेदों से, शास्त्रों से ही चीज़ों को कैच किया। अब ऐसे में आपको कई उदाहरण दे सकता हूँ, थोड़ा सा टॉपिक से चेंज हो सकते हैं अपन। जैसे आता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, फिर आता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सितंबर कौन सा महीना होता है? 9वां। पर उसको बोलने से तो लगता है वो 7वां है। सितंबर, अक्टूबर 8वां होना चाहिए, और वो 10वां क्यों लग रहा है? नवंबर वो 9वां महीना हो रहा है, पर वो वैसे 11वां क्यों हो रहा है? ये सब चीजें चोरी थोड़ी थोड़ी अपने धर्मशास्त्र से ही कर रखी है। जर्नलिस्ट नाम के एक राजा हुए थे, जिन अपने आप को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एक महीना बना दिया जनवरी। ऐसे ही करके जो राजा अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते थे, उन्होंने अपना महीना बना दिया 31 का, और जो जिसको छोटा दिखाना था उसका 30 का। उसके बाद में अब सितंबर के बाद में कोई राजा नहीं आया, तो उनको कोई नाम नहीं मिला। सितंबर का मतलब होता है जब सूर्य सप्तम अंबर में हो। अक्टूबर का मतलब होता है जब सूर्य अष्टम अंबर में हो। नवंबर का मतलब होता है जब सूर्य नवम अंबर में हो। तो चीजें सारी की सारी ली गई अपने धर्मशास्त्र से। ये जो वो अंग्रेज हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, कोई भी हो। आपको क्या लगता है अभी संस्कृत का स्कोप आगे क्या रहेगा? संस्कृत का मैं आपको स्कोप तो मैं नहीं बोल सकता। अभी जिस प्रकार के हालात देश में बने हुए हैं, लोग पश्चात संस्कृति की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, पर धीरे धीरे मूव हो रहे हैं। पर संस्कृत भाषा के फायदे बहुत हैं। आपने कभी किसी पंडित को जो वेद मंत्र पढ़ता है, जो संस्कृत बोलता है, कभी माउथ का कैंसर नहीं देखा उसको? हो ही नहीं सकता। क्यों? जब संस्कृत बोलते हैं तो पूरे मुंह की मांसपेशियों की एक्सरसाइज होती है। संस्कृत के अंदर वर्णमाला जो होती है, उनके अंदर एक होती है दंत्य, जैसे तय, थ, ध, ध, न, ये दांत से बोली जाती है। पै, फै, भै, भै, मैं, ये होस्ट है इसके। इंग्लिश शब्द है वो सिर्फ होठों से बोली जाती है, उसमें जीभ का प्रयोग बहुत कम होता है। आप ट्राई कर सकते हो। मैं इंग्लिश का स्टूडेंट नहीं हूँ, पर मैं संस्कृत का हूँ, तो मैं बता सकता हूँ कि संस्कृत में पूरी मुंह की एक्सरसाइज होती है। यदि कुछ नहीं, यदि किसी को डर है कि मुझे माउथ कैंसर हो सकता है, रोज कोई भी संस्कृत का एक श्लोक जोर जोर से बोलते रहो, आपको माउथ कैंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके मुंह की पूरी एकदम एक्सरसाइज हो रही है, पूरा मुंह आपका खुलेगा। नहीं, लेकिन जैसे हम हिंदी भी बोलते हैं तो भी हमारे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हाँ, हिंदी लगभग संस्कृत से कहीं ना कहीं जुड़ाव रखती है, पर जो प्योर संस्कृत है उसमें आपको पूरा, अब 3 प्रकार के श हैं, श। एक होठ से बोला जाएगा, एक जीभ से बोला जाएगा, एक तालू से बोला जाएगा। जीभ को तलवे के ऊपर टच करके बोला जाएगा। तो मुंह की पूरी एक्सरसाइज होती है इसमें भी। जब हम हस्तरेखा की बात करते हैं तो एक सवाल ये भी आता है कि हमारा लेफ्ट होना चाहिए या राइट होना चाहिए? हाँ, ये कई भ्रांतियां भी हैं, और कई एस्ट्रोलॉजर बुरा भी मान सकते हैं मेरी बात का, कि लेडीज का हाथ लेफ्ट होता है, जेंट्स का हाथ राइट होता है। ऐसा कहीं भी कोई प्रमाणिक पुस्तक में देखने को नहीं मिला, क्योंकि प्रमाण कोई व्यक्ति नहीं होता, प्रमाण पुस्तकें होती हैं। हस्तरेखा में हाथ वही देखना चाहिए जो आप यूज कर रहे हो। हाथ हमेशा एक ही यूज होता है, एक सहायक हाथ होता है आपका। आप इस हाथ से 20 किलो का वजन उठा सकते हो राइट से, पर लेफ्ट से आप 10 ही किलो का उठा सकते हो, 20 किलो का नहीं उठा सकते। हाँ, इसको आप सहायता देने के लिए ये हाथ यूज कर सकते हो। कोई व्यक्ति लेफ्टी है, जो मतलब लेफ्ट हाथ से लिख रहा है, लेफ्ट हाथ से ही खेल रहा है, तो उसका लेफ्ट हाथ देखना चाहिए। वहाँ ये विचार नहीं करना चाहिए कि पुरुष है तो इसका राइट देखें, क्योंकि उसका पूरा दैनिक दिनचर्या का जो कार्य है वो राइट हाथ से हो रहा है। तो इसलिए जिस हाथ को ज़्यादा उपयोग में लिया जा रहा है उसको देखना अनिवार्य है। और यदि डीप प्रेडिक्शन करवानी है तो उसके लिए फिर दोनों हाथों को देखना चाहिए, और हाथों को ही नहीं,
हाथे के आगे और पीछे दोनों तरफ से भी देखा जाता है हाथ। तो हमारी हाथ की रेखाएं भी समय के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं? हाँ बिल्कुल, हर 9 महीने के अंदर हस्तरेखाएं की कई बारीक रेखाएं चेंज होती है। मुख्य रूप से 7 रेखाएं हैं, वो जीवन में चेंज नहीं होती, वो आपके स्वभाव के ऊपर निर्भर करती हैं। जैसे हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा, भाग्य रेखा, सहायक रेखा, ये रेखाएं आपके स्वभाव को प्रदर्शित करती है। तो बोलते हैं ना, सिग्नेचर और नेचर कभी चेंज नहीं होता। तो इस प्रकार ये रेखाएं चेंज नहीं होती। तो अगर किसी को अपना बेसिक अपने हाथ से आइडिया लगाना है, तो कैसे, कौन कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो वो देख सकता है? डीप में तो नहीं, लेकिन एक बेसिक तरीके से। जैसे कि हस्तरेखा में अपन पूरे जीवन के बारे में जान सकते हैं, तो आप मुझे कुछ थोड़ा सा हिंट दोगे किस हाँ, बारे तो में जैसे अपन-। जैसे मान लो कि अगर किसी को अपनी आयु देखनी है, तो उसके लिए क्या देखे? जीवन रेखा? आयु के लिए अपन, देखो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि हस्तरेखा में देखने से पहले सबसे पहले हाथ की बनावट को देखा जाता है। रेखाएं एकदम लास्ट का टॉपिक होती है कि रेखाएं कैसी है, हाथ कितना सीधा है, अंगुली कौन सी टेढ़ी है, कौन सी अंगुली सीधी हो रही है, हाथ कहाँ से सॉफ्ट है, कहाँ से हार्ड हाथ है, हाथ का कलर क्या है, पिंक कलर है या ज़्यादा रेड है, एकदम वाइट है या ब्लैक है। ये सब चीज़ें देखने के बाद में आपका जो सवाल था कि आयु के लिए अपन कौन सी रेखाओं को देखते हैं, आयु के लिए रेखाएं देखी जाती है, ये जीवन रेखा है। इस जीवन रेखा को देखी जाती है। यदि जिसकी आयु के अंदर अपन इसको ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये व्यक्ति 30 साल जिएगा, 45 साल जिएगा या 50 साल जिएगा। इसके अंदर हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो दिया है उसमें ये 3 चीज़ें बताई है, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। इन 3 अवस्थाओं की भी वर्णन किया गया है। तो इसके अंदर जो रेखा एकदम, ये जो जीवन रेखा है, ये एकदम साफ होगी, एकदम सटीक दिखाई देगी, साफ, वो व्यक्ति दीर्घायु होगा। जिस व्यक्ति के रेखा, ये हर जीवन रेखा जंजीर नुमा होगी, ब्रेसलेट की जगह जंजीर से बनी हुई होगी, तो वो व्यक्ति की मध्यम आयु होगी। और अल्प आयु की मैं यहाँ बात नहीं करूँगा, हो सकता है कई लोग देख के थोड़ा सा अपने आप को परेशान, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। तो ये नहीं है कि भाई जंजीर नुमा है तो आप जल्दी ही मरोगे, उसके अंदर कई यदि गुड साइन भी होते हैं, शुभ चिन्ह भी होते हैं, यदि वो बीच में बन गए तो आपकी दीर्घायु भी होगी। अच्छा, एक जो युवा पीढ़ी है उसका सवाल ये होता है कि शादी क्या पता लगाई जा सकती है हस्तरेखा से? हाँ बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है और आज के समय में सबसे ज़्यादा यही आ रहा है। और जो मैंने पीएचडी भी की है, वो मैरिड लाइफ इन एस्ट्रोलॉजी में मैंने पीएचडी की है, मैरिड लाइफ पे मैंने पूरी पीएचडी की है। विवाह के लिए सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि अपने को विवाह जानने से पहले अपने को हस्तरेखा में पर्वतों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कुंडली के अंदर 9 ग्रह होते हैं, तो उनकी एक चार्ट होता है अपने सामने, उसमें पता रहता है कि ये प्लेनेट इस राशि में यहाँ बैठा हुआ है। तो हस्तरेखा में भी 9 ग्रह होते हैं, वो कहाँ कहाँ होते हैं पहले वो जानना आवश्यक है, उसके बाद में विवाह के ऊपर अपन आते हैं। सबसे पहले अपन ये देखते हैं, ये अंगुली, इस अंगुली के फर्स्ट फिंगर के नीचे जहाँ ये पर्वत बना हुआ होता है, ये गुरु का पर्वत है। गुरु व्यक्ति को जीवन में, जैसा शब्द यथा नाम तथा गुणम, गुरु यानी एक मार्गदर्शक, एक अच्छा गाइड करने वाला। जिसका गुरु अच्छा होगा वो, एक तो पहली बात तो अच्छा ज्ञानवान व्यक्ति होगा, क्योंकि गुरु वो खुद ही अपने आप में गुरु हो जाएगा। उसका ये पर्वत उभरा हुआ हो और यहाँ यदि स्क्वायर का निशान हो, स्क्वायर का निशान यहाँ सबसे बेस्ट माना जाता है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है अपने ज्ञान के कारण। गुरु को लेकर के मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ। एक बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है सुधांशु जी, उनके ज्ञान को देखिए आप, किसी भी टॉपिक पे आप उठा लीजिए, हर पुस्तक के पेज नंबर तक को वो बता देते हैं, श्लोक, पेज नंबर, कौन से लाइन, कौन सा पैरा, वो सब बता देते हैं। आपने कभी उनके डिबेट में आपने उनको नोटिस किया होगा, उनकी अंगुली ऐसे ही रहती है हमेशा ही, और उनकी चारों अंगुलियों में, इन 4 अंगुलियों में से सबसे लंबी अंगुली ये है गुरु की अंगुली, इसलिए वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ज्ञानी है। उनको कभी नोटिस करना, जब वो ऐसे करते हैं तो उनका ये पर्वत बहुत ज़्यादा उभरा हुआ बाहर आपको दिखेगा। उसके बाद में आते हैं अपन शनि पर्वत पे। यहाँ होता है शनि पर्वत, जो आपकी लाइफ में स्ट्रगल को दर्शाता है। आपके लाइफ में स्ट्रगल कितना होगा, चाहे अंबानी भी होगा वो भी स्ट्रगल कहीं ना कहीं कर रहा होगा, तो स्ट्रगल को दर्शाता है।
उसके बाद में ये जो अनामिका रिंग फिंगर है, इसके नीचे जो पर्वत होता है वो होता है सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत मुख्य रूप से राजयोग के बारे में दर्शाता है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन सकते हो, नहीं बन सकते। पॉलिटिशियन सबसे ज़्यादा जिसका सूर्य पर्वत अच्छा होगा वही एक अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है, क्योंकि सूर्य नवग्रहों में लीडर है। जो बिजनेसमैन होगा वो एक अच्छा लीडरशिप हो सकता है, वो अच्छा गाइड कर सकता है, अच्छा लीडर बन सकता है जिसका सूर्य अच्छा होगा। उसके बाद में जो सबसे छोटी अंगुली आती है वहाँ होता है बुध पर्वत। ये ज्ञान का प्रतीक है, आपकी वाणी का प्रतीक है, आपकी बहन और बुआओं के बारे में यहाँ से अपन सब कुछ जान सकते हैं। इसी के जस्ट नीचे यहाँ जो रेखाएं निकली हुई मिलेगी आपको, वो विवाह रेखा निकली हुई मिलेगी। बुध के बाद में यहाँ चंद्र पर्वत होता है, ये आपकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है, आपके स्वभाव को दर्शाता है, यहाँ से विदेश यात्राओं के भी योग को दर्शाता है। यहाँ शुक्र पर्वत है। शुक्र क्या है? शुक्र ग्लैमर है। आज के समय में ये जो लाइट है, पॉडकास्ट है, ये सब जितनी भी लग्जरी है वो शुक्र है। आपने देखा होगा जितनी भी मूवी रिलीज हो रही है शुक्रवार को हो रही है, होना तो संडे को चाहिए। एक यदि अपन मार्केटिंग के हिसाब से देखें तो संडे को सब फ्री रहते हैं, सबको छुट्टी रहती है, पर शुक्रवार को ही क्यों हो रही है? उसका रीजन यही है कि शुक्र वो प्लेनेट को देख करके शुक्रवार को रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि पूरी फिल्म इंडस्ट्री शुक्र ही है, वहाँ पूरा ग्लैमर है। उसके बाद में आप इस अंगूठे को, यह जो पहला पैरा है इसको आप यदि यहाँ ये ब्रेसलेट रेखा है जिसे मणिबंध रेखा बोलते हैं, इसको आप पकड़ के यहाँ रखोगे तो यहाँ जो निशान आएगा वो आता है केतु। ये केतु का स्थान है। और यदि आप पूरे अंगूठे के जो दूसरे पैरे को आप यहाँ रख करके यहाँ रखोगे तो यहाँ आता है राहु का स्थान। तो ये हस्तरेखा में 9 ग्रहों की स्थिति दर्शाता है। इनके उभराव को देखना पड़ता है, इनके ऊपर कौन से शुभ संकेत हैं उन सबको अच्छा, जैसे आपने बताया पर्वत, तो मान लो किसी का उभरा हुआ है तो क्या होगा, और जिसका नहीं है या बिल्कुल प्लेन है उसका क्या होगा? नहीं, उभरा हुआ का मतलब होता है शुभ होना। जिसका सूर्य पर्वत उभरा हुआ मिलेगा वो कहीं ना कहीं राज सत्ताओं में कार्यरत होगा ही होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि जैसे कि कोई व्यक्ति है वो पॉलिटिशियंस ही हो जिसका सूर्य पर्वत उभरा हुआ हो, या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ये जरूरी नहीं हो सकता। हो सकता वो फ्रीलांसिंग किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का काम करता हो, तो आता पैसा उसके पास उसी से है। जिसका चंद्र पर्वत उभरा हुआ है, चंद्रमा पे रेखा निकल के सीधी भाग्य रेखा की ओर जा रही है, तो उस व्यक्ति के पास में विदेश से पैसे आने की संभावनाएं बनती हैं। अब इसके अंदर भी अलग अलग है, एक तो होता है विदेश से पैसे आना, एक विदेश में जॉब करना, और एक विदेश में ही सेटल हो जाना। इन सब की अलग अलग रेखाएं बनती है, अलग अलग निशान बनते हैं। अच्छा, पहले क्या होता था, स्कूल में ऐसा बोलते थे कि जिसके दोनों हाथ ऐसे मिल जाते हैं, ऐसे चांद बन जाता है, तो उसकी बीवी बड़ी सुंदर मिलेगी। क्या ये सच होता है? नहीं, हृदय रेखा का मतलब कि ये रेखा कौन सी होती है हमारी, जो दोनों हाथों को ऐसे टच करके आधा चांद बनता है? हाँ हाँ, ये मैं बताऊँ, ये आपकी जो ऊपर की रेखा होती है ये हृदय रेखा होती है। आपकी इमोशनल को दर्शाती है, आप कितने इमोशनल हो, आपके हृदय में कितने प्रकार के रोग हैं, उन रोगों के बारे में दर्शाती है। हृदय से संबंधित जितने भी बातें जाननी होती है वो हृदय रेखा से जानने को मिलती है। आपका स्वभाव भी कैसा है, ये होती है मस्तिष्क रेखा नीचे वाली, इसके जस्ट नीचे। ये रेखा आपको दर्शाती है क्योंकि आप इसको देखोगे ना, ये राहु के आसपास रहती है। ये ऐसे व्यक्ति प्रैक्टिकल ज़्यादा कितने होंगे, माइंड से काम कितना कर सकते हैं, क्योंकि ये रेखा देखो आप ऊपर सारे शुभ ग्रहों के पास में है, ये रेखा राहु के पास बनी होती है, इसलिए इसका नाम मस्तिष्क रेखा। तो मस्तिष्क यानी आदमी माइंड से कितना करता है। एक आदमी होता है दिल से काम करने वाला और एक होता है दिमाग से काम करने वाला। तो इन दोनों में से ये देखा जाता है कि व्यक्ति इमोशनली है या प्रैक्टिकली है। तो अगर किसी की दोनों ही अच्छा, इसमें ऐसा भी होगा कि किसी की आधी होंगी, किसी की पूरी बन रही होंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो उसका क्या? यदि जैसे कि मैं आपको बात बताऊं कि ये रेखा खत्म हो रही है तो वो खत्म कहाँ पर हो रही है, कौन से पर्वत के आसपास जाके हो रही है। जैसे कि मेरे ये हृदय रेखा है, ये पूरी गुरु पर्वत पर टच हो रही है, तो इसका एक अलग होगा कि व्यक्ति का जो हृदय है, जो मन है, वो आध्यात्मिक चीज़ों की ओर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि गुरु है तो आध्यात्मिक चीज़ों की ओर ज़्यादा रहेगा, रिसर्च में ज़्यादा जा सकता है। यदि यही रेखा यदि शनि पर्वत को छू रही है तो ऐसे व्यक्ति के पास में
मतलब ज़्यादा शुभ नहीं मानते। यदि शनि पर्वत की ओर ये हृदय रेखा चली जाती है तो ऐसे व्यक्ति को लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। दो व्यक्ति होते हैं, एक तो व्यक्ति कमा रहा है दिमाग से पैसा, आप ऑफिस भी नहीं जा रहा, अपना घर से कंप्यूटर से बैठ के काम कर रहा है, वो भी मेहनत ही कर रहा है। वही उसको यदि कोई पूछेगा ना आपके सक्सेस का राज क्या है, वो बोलेगा मैं मेहनत करता हूँ। और एक जो हेल्पर होता है जो पूरे दिन ईंट वगैरह उठा रहा है, चढ़ा रहा है, लेबर है, वो भी मेहनत आपसे ज़्यादा करता है, पर वो शारीरिक मेहनत करता है। यदि ये रेखा शनि पर्वत पे जाके खत्म हो रही है तो वो व्यक्ति शारीरिक मेहनत से पैसा कमाता है और अपने परिवार को चलाता है, तो इसको अपन ज़्यादा शुभ नहीं मानते। यदि ये रेखा सूर्य पर्वत तक ही आकर के चलेगी, 101% व्यक्ति के पॉलिटिशियंस में जाने के चांसेस बन जाते हैं। यदि ये रेखा पूरी यहाँ जा रही है और ये सूर्य के पर्वत की रेखा यहाँ आकर के इससे यदि टकरा गई तो भी व्यक्ति गवर्नमेंट में जाता ही जाता है। अच्छा, कई बार ऐसा होगा कि दोनों के बीच में अगर आ जाए, मतलब जैसे गुरु पर्वत है और शनि पर्वत है, उनके बीच में आ गई है रेखा, हाँ, खत्म हो गई। अब इसके अंदर आप देखने को मिलेगी कि आज के समय में किसी व्यक्ति के यहाँ एक रेखा मिल ही नहीं सकती, क्योंकि पहले जानना है कि विवाह कितने प्रकार के हैं। विवाह भी 6 प्रकार के बताए गए हैं। एक विवाह होता है जो जिसे आप अरेंज मैरिज बोलते हो, दोनों घर वालों की सहमति से जो विवाह हो रहा है, और अंतरजातीय नहीं सहजातीय हो रहा है वो विवाह, वो भी होता है ब्रह्म विवाह, जो अपने वैदिक पंडित जी आकर के वेदों मंत्रों से जो विवाह करवाते वो भी। उसके बाद में है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह लड़का और लड़की आपसी मर्जी से जो शादी कर रहे हैं, परिवार वाले की मर्जी नहीं है, जिसे लव मैरिज आजकल बोल रहे हैं, वो है प्रेम विवाह। उसके बाद में है राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, राक्षस विवाह। उसके अंदर जो स्वयंवर होते थे, कन्या अपने स्वयं के द्वारा वर का चयन करना जो पहले होता था, वो भी एक विवाह था। पिशाच विवाह में लड़की को अपहरण कर लेना, किडनैप करके फिर जबरदस्ती शादी करना। तो ये अलग अलग विवाह हैं। तो इस किसी के भी मतलब सिंगल रेखा आज के समय में नहीं मिलती यहाँ। यदि अलग अलग रेखाएं हैं तो ऐसे व्यक्ति की अफेयर्स भी गिने जाते हैं उन रेखाओं में। अब कई लोग बोलते हैं मेरे तो यहाँ 4 रेखा हैं, तो 4 शादियाँ नहीं होंगी, 4 अफेयर रह चुके होंगे और कस्में वादे हो चुकी होंगी उनके साथ में। तो ऐसी भी देखने को मिलता है। जो सबसे ज़्यादा डार्क रेखा होती है वो विवाह रेखा की मानी जाएगी। अब विवाह फिर उसके बाद में उसका आगे से वो मोटी है या पीछे से पतली है, उसका झुकाव किस तरफ ज़्यादा है, किस तरफ से वो उठी हुई है, उन सब की फिर अलग अलग प्रेडिक्शन होती है। तो जैसे किसी की रेखाएं हैं वो ऊपर नीचे हैं, कि एक की पूरी बनी हुई है, दूसरी नीचे से आधी बनी हुई है, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस? जो ऊपर की जो पूर्ण रेखा बनी हुई है वह रेखा पूर्ण शादी को दर्शाती है। जो नीचे जो बनी हुई है वो है ब्रेकअप। जो आपके कोई लव अफेयर रहे होंगे जो पूर्ण नहीं हो पाए, शादी तक नहीं पहुंच पाए, वो रेखाएं वो होती है। और मान लो किसी की 2 रेखाएं बिल्कुल लंबी हो और बाकी छोटी छोटी रेखाएं हैं। 2 रेखाएं यदि पूर्ण रूप से लंबी हो तो ऐसे व्यक्तियों को अपन ये भी बोल सकते हैं ऐसे व्यक्ति की 2 शादी के योग है, 2 विवाह के योग भी हैं। पर उसमें ये देखना पड़ता है कि एक रेखा यदि जब तक ऊपर की ओर झुकी हुई और आगे चल के 2 मुंह हो गई हो तो ऐसे व्यक्ति तलाक के चांस 101% हो जाते हैं। और यदि जिसके 2 मुंह रेखा ना होकर के ये रेखा जाकर के सीधी नीचे की ओर झुक रही है, जो दूसरी रेखा उसको टच कर रही है, वापस यू बन रहा है ऐसे, तो वो विडो हो सकते हैं। हस्बैंड वाइफ में से एक कोई एक्सपायर होगा, उसके बाद में उसका दूसरा विवाह होगा। अगर हमने डाइवोर्स की बात की तो ऐसे कौन कौन से संकेत हम हाथ से देख सकते हैं जिससे ये पता लगे कि डाइवोर्स होगा? ये बहुत बढ़िया सवाल आपका। जब विवाह रेखा यहाँ से निकल करके आगे जाके 2 मुंह हो गई है, ऐसे व्यक्ति के एक तो ये चिन्ह और उसके बाद में शुक्र पर्वत के ऊपर जाल बन गया हो, क्योंकि शुक्र ही शादी को रिलेट करते हैं, ऐसे व्यक्ति के डिवोर्स हो जाते हैं। और उसमें रीजन ये रहता है यहाँ जाल बन गया तो शारीरिक सुखों का ना मिलने के कारण डिवोर्स होता है। उसमें भी फिर अलग अलग चीज़ें देखनी पड़ती है। कई सास ननद में नहीं बनी तो डिवोर्स हो गया, यहाँ शारीरिक सुख ना मिलने के कारण डिवोर्स हो गया ऐसे व्यक्ति का। यदि ये रेखा आगे जाकर के 3 मुई हो गई हो और उस व्यक्ति के यहाँ पर क्रॉस का निशान बन गया हो गुरु पर्वत पे, तो ऐसी जो लड़की होती है, मैं लड़की की बात कर रहा हूँ, वो अपने सास ससुर से
पीड़ित होती है और उसके कारण वो डिवोर्स लेती है। और यदि ये रेखा जाकर के आगे दो मुई हो गई तो मैरिटल अफेयर भी दर्शाती है। यहां जाल बन गया, यहां दो मुई हो गई, तो ऐसे व्यक्ति अपने पति को पसंद नहीं करती, जबरदस्ती शादी हो जाती है लोकाचार के अनुसार, और आगे जाकर के उसके मैरिटल अफेयर हो जाते हैं। और इसके लिए शुक्र पर्वत का भी रोल होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हर एक रेखाओं को दर्शाने के लिए पहले देखना पड़ता है कि हाँ चलो ये रेखा यहाँ से टूटी हुई, मतलब डिवोर्स होगा, तो अब उसके रीजन को भी अपन को जानना पड़ेगा। वो हस्तरेखा में ही मिलेगा कि इसका डिवोर्स किस रीजन से हो सकता है, कि इसका पति कहीं और प्रेम करता हो या इसको समय नहीं दे रहा है, वो भी हस्तरेखा में अपन देख सकते हैं। तो जैसा हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि हर 9 महीने में रेखाएं चेंज हो जाती है ना। डाइवोर्स इंडिया के अंदर एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। एक डाइवोर्स में कम से कम 6, 7, 10 साल तक लग जाते हैं, उससे ज़्यादा भी लग जाते हैं अगर सेटलमेंट ना हो। तो जब हम रेखाएं देखते हैं, मान लो अगर कोई ये वीडियो देख रहा हो, इस प्रक्रिया से गुजर रहा है, तो वो क्या देखे, मतलब क्योंकि हर 9 महीने बाद तो चेंज होगा। तो मैं आपको एक बात बताऊं, डाइवोर्स सिर्फ पेपर पे साइन होकर के दोनों का अलग हो जाना ही डाइवोर्स नहीं है। कई मेरे पास में ऐसे लोग भी आते हैं जिनका साइलेंट डिवोर्स भी हो चुका है, जो बच्चों के कारण घर में एक छत के नीचे जरूर रहते हैं, पर एक दूसरे के मन और स्वभाव नहीं मिलते। बस वो इतना बोलते हैं कि अपने फ्रेंड जोन में हैं बच्चों के लिए, पर उनका मन मानसिक रूप से वो डिवोर्स ले चुके हुए होते हैं, तो वो भी हस्तरेखा में ही आती है। अब उस प्रक्रिया के अंदर वो डिवोर्स एक अलग श्रेणी में आ गया। जो पेपर वाला डिवोर्स है, वो डिवोर्स वो लोग ले रहे हैं जिनको आगे जाके दूसरी शादी करनी है, तो वो दो विवाहों के योग है। एक होता है सिर्फ डिवोर्स हो गया, डिवोर्स होने के बाद वो दूसरी शादी ही नहीं करेगा, उसकी रेखाएं अलग होती है। एक होती है डिवोर्स होगा पर वो दूसरी शादी भी करेगा, तो उसके नीचे प्रबल रेखा एक और बनती है जिसे हम सहायक विवाह रेखा बोलते हैं। विवाह रेखा है, उसके एक सहायक विवाह रेखा और निकल जाती है। इसका मतलब डिवोर्स भी होगा और दूसरी शादी भी करेगी। कई में हम बोल देते हैं कि तुम्हारा डिवोर्स तो हो जाएगा, पर कई लड़का होता है या लड़की होती है, उनका मन फट जाता है, मुझे शादी करनी ही नहीं है। अब कई का एक होता है ना कि भाई जब पहले में ही सुख नहीं तो फिर कहाँ सुख मिलेगा, तो ऐसे सोच वाले भी व्यक्ति बन जाते हैं। अच्छा, ऐसे कौन कौन से लकी साइन होते हैं जो आदमी को सक्सेस दिलाते हैं? हाँ, आदमी को सक्सेस दिलाने के लिए, सक्सेस के लिए आज के समय में पहले लोगों की सोच होती थी, सक्सेस में वो तीन ही चीज मानते थे, रोटी कपड़ा मकान। आजकल लोगों की इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वो मतलब संतुष्ट नहीं है, और वो रीज़न हो गया शुक्र का, क्योंकि शौक बढ़ाने का कार्य है शुक्र का। तो शुक्र पर्वत को देखने के लिए शुक्र की फिंगर को भी देखना पड़ेगा। ये शुक्र की फिंगर है, ये हर प्लेनेट की फिंगर है, ये शुक्र की फिंगर है। इसके ऊपर आप यहाँ देखोगे तो एक जौ का निशान बना हुआ है, जिसे सोनिक साइन बोलते हो आप। ये जिसके दोनों हाथों में बना हुआ है, ऐसे व्यक्ति कभी जीवन में असफल नहीं हो सकते। वो मतलब सक्सेस थोड़ी पा लेंगे, पर ऐसा नहीं कि वो सक्सेस पाएंगे नहीं, हो ही नहीं सकता। ये कौन सा निशान, मतलब इसमें अंगूठे पे दो? सोनिक शाइन, ये देखो आप यहाँ पर, ये जो दो रेखा मिलकर के एक बना रही है, एक छोटी सी आंख रूप में ये बन रही है, आइज की निशान बन रहा है, ये जिसके दोनों थंब के ऊपर बना हुआ है, इसका व्यक्ति 101% सक्सेस होता है। और वो होता है 40 साल के बाद में 101% सक्सेस मिलेगा आपको। जिस व्यक्ति के गुरु पर्वत के ऊपर स्क्वायर बन गया या फिश का साइन बन गया, मछली की रेखा बन गई यहाँ गुरु पर्वत पे, वो व्यक्ति भी 101% सक्सेस होगा। अब सक्सेस किस फील्ड में होगा, उसके लिए फिर अपन पूरा हाथ देखना पड़ेगा कि उसका ये व्यक्ति किस लिए बना है। यदि किसी का राहु पर्वत अच्छा है तो उसको हम बोलेंगे कि ठीक है भाई, तू डिजिटल मार्केटिंग में जा, बहुत सक्सेस पाएगा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ब्रह्म है, एक राहु है। तो पॉलिटिक्स में जा सकता है, पॉलिटिक्स में क्या, छल कपट झूठ, आप उसमें जा सकते हो। पॉलिटिक्स में 2 नंबर के काम कर सकते हो, शेयर मार्केट का काम कर सकता है। जिसके भी राहु एक्टिव है और ये सोनिक साइन के निशान बने हुए, ऐसे व्यक्ति अपराध में नाम कमाता है। हाँ, मतलब अपराधी होकर भी वो साफ छवि वाला होता है। कई ऐसे पॉलिटिशियंस भी हैं जो कोई समय में अपराधी थे, पर आज के समय में बड़े वो अपने आप को साफ दिखा रहे हैं, जनेऊ धारण कर रहे हैं, पहन रहे कुर्ता।
तो ये चीजें भी होती है। तो ये राहु कैसे पता लगता है कि एक्टिवेट है या नहीं यहाँ? राहु पर्वत जिसका उभरा हुआ हो, ये अब राहु पर्वत आपको बहुत कम उभरा हुआ देखने को मिलेगा, हथेली तो जनरली थोड़ा सा डाउन रहता है। डाउन ही रहती है। इसके लिए यदि ये जो हृदय रेखा ये राहु पर्वत को टच कर रही है, पहले मैंने आपको बताया इसको आप यहाँ रखो और यहाँ लेके जाओ, जहां ये खत्म होता है वहां राहु पर्वत बनता है। यदि मस्तिष्क रेखा आपकी राहु पर्वत की छू करके निकल रही है तो राहु आपका डेफिनेटली अच्छा है। यदि यहाँ सेंटर में यदि क्रॉस है, क्योंकि राहु क्या है, बेड प्लेनेट, क्रॉस का साइन क्या है, बेड, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो राहु पर्वत पे यदि अशुभ चिन्ह बन जाता है तो वो शुभ फल देता है। तो हमें अपना राइट हैंड देखना है, उसमें ये यहाँ से टच करना है और यहाँ तक, यहाँ लेके जाना है, जहां थंब एंड हो रहा है वहां पे राहु का स्थान है। तो राहु एक्टिव होना शुभ माना जाता है या अशुभ माना जाता है? कलयुग में राहु को राजा बना गया, राहु और शुक्र ये दो ही है जो कलयुग में सक्सेस कर सकते हैं आदमी को, क्योंकि जिसके अंदर छल कपट नहीं होगा आज के समय में वो सक्सेस हो ही नहीं सकता। मतलब लोग उसका फायदा उठा लेंगे। तो लोग उसका फायदा उठा जाएंगे। मतलब कि ईमानदारी की कमाई से रावण लंका नहीं बना सकता था, है ना, तो कुछ ना कुछ उसको थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा। राहु आपको हिंसक भी बनाता है पर उसको थोड़ा सा बैलेंस रखना होगा। आपको राहु को बैलेंस रखने के लिए आपको गुरु की शरण लेनी होगी। थोड़ा सा आप आध्यात्मिक प्रवृत्ति में चले जाओ, थोड़ा सा पूजा पाठ में चले जाओ, तो राहु आपको उस लेवल पे हिंसक नहीं बनाएगा, आपके अंदर थोड़ी बहुत दया भावना रखेगा ही रखेगा। तो अगर हम बात करें, जैसे बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है, तो संतान कैसे देखा जाए, कि कितने होंगे, क्या वो कैसे देखा जाएगा हाथ से? विवाह रेखा यहाँ से निकलती है, इसके ऊपर से खड़ी रेखाएं जो निकली हुई मिलती है वो संतान की रेखाएं देखने को मिलती है। बड़ी सूक्ष्म रेखा होती है, बड़ी छोटी रेखा होती है जो विवाह रेखा को टच करती है, खड़ी रेखा वो होती है संतान की रेखा। अब किसी के बोल देंगे 3 है और मेरे मेरे तो संतान 1 है, तो उनको देखो कि टच ज्यादा, सबसे ज्यादा टच कौन सी हो रही है, जो टच नहीं हो रही वो मिसकैरेज भी है। अब ये सवाल का जवाब नहीं दे सकते कि लड़का होने की और लड़की होने की कौन सी रेखाएं होती है। बस ये कैपेबिलिटी मतलब बताया जा सकता है कि कितनी संतान हो। हस्तरेखा में लड़का और लड़की का भी बताया है, पर भारत का कानून है कि नहीं बताना चाहिए, भ्रूण हत्या अपराध है। तो आजकल तो सोनियोग्राफी में भी बताना बंद कर दिया है ना, तो ये चीजें नहीं बतानी चाहिए क्योंकि इसमें भी अपराध लगता है। लेकिन हम काउंट तो बता सकते हैं ना कि 2 बच्चे होंगे, 3 काउंट, हाँ, वो जरूर बता सकते हो कि कितनी होंगी। लड़का और लड़की की रेखाएं अलग होती हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी। उसके लिए भी यदि किसी के 5 लड़कियां हैं और यदि अपन ने यहाँ वीडियो में बता दिया कि इससे लड़की होती है, कल को वो अबॉर्शन करा ली तो उसका भ्रूण हत्या का पाप अपने को ही लगेगा, इसलिए वो नहीं बतानी चाहिए। अच्छा, जैसे बहुत सारे लोगों के हाथ में ना छोटी छोटी ऐसी रेखाएं होती हैं, सीधी टेढ़ी, उनका क्या मतलब होता है? जितनी हस्तरेखा में रेखाएं एक दूसरे को काटती है वो अशुभ रेखाएं होती है, जिन्हें जाल बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा डिप्रेशन में रहता है, बहुत छोटी सी बात को लेकर वो चिंतित रहने लग जाता है, अपने हर काम धाम को वो छोड़ देता है, करियर में वो पीछे रह जाता है ऐसा व्यक्ति। तो ज़्यादा रेखा अशुभ मानी जाती है, जो रेखाओं को काटती है, जिसे जाल बोलते हैं। कहीं पर जाल बना हुआ शुभ भी होता है और अधिकतर यदि सेंटर में जाल है पूरे हाथ में तो वो अशुभ मानते हैं। हाथ के कलर भी देखते हैं कि जिसका पिंक कलर का हाथ है वो सक्सेस का है, वाइट भी सक्सेस है। जिसका ब्लैक हाथ हो जाता है वो अशुभ मानते हैं हम। जिसका हाथ बहुत ज़्यादा हार्ड होता है वो अशुभ मतलब हस्तरेखा में मानते हैं उसको भी। जिसके मतलब कि हाथ पूरा ब्लैक हो रखा और एकदम प्रॉपर यहाँ बड़ा क्रॉस जिसके बन गया वो प्रेत बाधा से ग्रसित भी मानते हैं राहु को, जिसने बड़ा क्रॉस ने काट दिया। अच्छा, तो अगर हम सेपरेट इसकी बात करें कि ऐसा पता लगाया जा सकता है कि उस टाइम पे वो भूत प्रेत से पीड़ित है? हाँ, वो एक्चुअल में उसका हाथ, जब भी व्यक्ति किसी भूत प्रेत की चीज़ों में पीड़ित होता है उससे पहले तो उसका हाथ नॉर्मल होता है। यदि वो पीड़ित होता है तो उसका हाथ ब्लैक होने लग जाता है। उसके बाद में यहाँ एक बड़ा क्रॉस का साइन बनने लग जाता है एकदम प्रॉपर सेंटर में। ऐसे व्यक्ति को 101% प्रेत बाधा होती है। उसके बाद में भी अलग अलग निशान होते हैं कि यदि
उल्टा त्रिशूल बन गया हो और बीच में क्रॉस आ गया हो, तो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उस व्यक्ति के ऊपर तंत्र प्रयोग हुआ होता है। ओनली क्रॉस बना हुआ है तो व्यक्ति को एनर्जी ने स्वतः ही ग्रहण किया है, कहीं जा रहा होगा, आ रहा होगा, तो उस तरीके की चीजें दर्शाती है। तो ये जो टाइम टू टाइम जब रेखाएं चेंज होती हैं तो ये माइनर चेंज होगा या फिर मेजर चेंज भी हो सकता है? नहीं नहीं, माइनर चेंज होती है। 18 साल के बाद में माइनर चेंज देखने को मिलता है। 18 साल से पहले काफी हद तक उतार चढ़ाव रेखाओं में होता है। तो जैसे जैसे हमारा जीवन बदलता रहता है वैसे वैसे फिर ये रेखाएं धीरे धीरे चेंज होती रहती हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता होगा कि अगर मान लो किसी की घुमावदार रेखाएं हैं, मतलब सीधी नहीं है, हल्की फुल्की हैं, तो जैसे वो मेहनत करेगा, उसकी प्लेनेटरी पोजीशन सही होगी तो रेखाएं भी उसकी सही होनी स्टार्ट सही हो जाएगी घुमावदार रेखा। अब जैसे कि एक हॉरोस्कोप में एक दोष बड़ा प्रचलित है, कालसर्प दोष। अब लोग बोलते हैं कुंडली में तो देख ले, तो हस्तरेखा से आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो? जिसकी जीवन रेखा यदि सर्प नुमा यदि चल रही हो, इसे व्यक्ति को 101% कालसर्प दोष होता ही होता है। हस्तरेखा से अब कई मेरे पास में ऐसे क्लाइंट भी आते हैं जो बोलते हैं कि हमारे पास डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है, तो हस्तरेखा से हम जन्म का समय भी निकाल सकते हैं कि ये व्यक्ति कितनी बजे जन्मा है। ये कैसे संभव है? इसके लिए आपकी जो ऊपर की रेखाएं होती हैं उन सबको काउंट किया जाता है। उसके अंदर आपके 9 ग्रह होते हैं, तो 9 का विभाजन किया जाता है, भाग दिया जाता है। उसके बाद में वापस से यहाँ गुरु पर्वत पे कितनी रेखाएं खड़ी है उनको कैलकुलेशन करके, एक थोड़ा लंबा प्रोसेस है समय निकालने के लिए। मैं भी क्लाइंट से 1 या 2 दिन का समय लेता हूँ वो सब देखने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा माइनर रेखा, बारीक रेखाओं को देखना पड़ता है। जो हमारे जैसे जो फिंगरप्रिंट्स में आती हैं, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। वो सारी रेखाएं भी, वो तो बहुत ज्यादा होती हैं रेखाएं। हाँ, उनको सबको काउंट करना पड़ता है तब जाके एक समय। तो आप क्या माइक्रोस्कोप से हाँ, माइक्रोस्कोप से देखते हैं या हाथ के ऊपर के इंक लगा करके फिर वाइट पेपर के ऊपर फिंगरप्रिंट्स लेके वैसे भी लेते हैं। एक सवाल ये होता है लोगों का कि मैं अमीर कब बनूंगा, मैं पैसे वाला कब बनूंगा, तो हाथ से ये कैसे देख सकते हैं? मैं अमीर कब बनूंगा, मैंने अभी सोनिक साइन का बताया कि 40 साल के बाद में ऐसा व्यक्ति सक्सेस पाता है। और जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उससे पहले ही सक्सेस पा लेते हैं, वो कैसे होते हैं? जो व्यक्ति की ये रेखाएं एकदम बराबर हो, जैसे कि इनका जो बीच का स्पेस है लास्ट तक जो बराबर है, वो व्यक्ति जन्म से ही अंबानी पैदा होता है। जिसके अब इन दोनों का जो अंतर होता है उनको देखना पड़ता है। उसके बाद में जीवन रेखा कहाँ जाके एकदम मजबूत हो रही है और उसके पास से सहायक रेखा कहाँ निकल रही है, वो समय निर्धारित करते हैं। इस रेखा के ऊपर निर्धारित होता है, यहाँ से स्टार्ट होती है तो यहाँ जन्म हुआ है, यहाँ आपकी आयु 10 वर्ष है, यहाँ 20 वर्ष है, यहाँ 30 वर्ष है, ऐसे करके पूरा कैलकुलेशन निकलता है जीवन रेखा के ऊपर। जीवन रेखा के से जो कैलकुलेशन निकलता है वहां से ये पता लगाया जा सकता है कि आप अमीर बन कहाँ, क्योंकि उसके पास में भाग्य रेखा है, तो भाग्य रेखा कौन से पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, जिस पॉइंट से भाग्य रेखा स्टार्ट होगी उस पॉइंट से वो व्यक्ति सक्सेस करेगा। और भाग्य रेखा कहाँ पे होती है? भाग्य रेखा जीवन रेखा के जस्ट पास में यहाँ से एक रेखा निकलती है, उसे भाग्य रेखा बोलते हैं, जो जाकर के यहाँ टच होती है। अब वो किस प्लेनेट की ओर मूव हो रही है, वो उसका करियर में जाने का रास्ता होता है। जिसका यदि भाग्य रेखा गुरु क्षेत्र की ओर जा रही है, ऐसा व्यक्ति टीचर बन सकता है, ऐसा व्यक्ति धर्मगुरु बन सकता है, एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, गुड़ ज्ञान की ओर जा सकता है। शनि पर्वत की ओर जा रही है तो ऐसा व्यक्ति मेटल में जा सकता है, फैक्ट्री लाइन में जा सकता है, मैन्युफैक्चरिंग में जा सकता है। यदि सूर्य पर्वत की ओर जा रही है तो वो उच्च पद अधिकारी बन सकता है, आर्मी। और मंगल की ओर जा रही है तो वो व्यक्ति सेना में जा सकता है। अच्छा, जिन लोगों की पहुंच ही नहीं पाए, बीच में ही कट गई है, उनका? नहीं, बीच में नहीं कट सकती, कहीं ना कहीं तो उसका मूवमेंट होता ही है। यदि वो जाकर के सीधी सिर्फ राहु पे ही अटक गई तो ऐसा व्यक्ति छलिया होता है, छल कपट करने वाला होता है, दलाल होता है। तो मोटा मोटा अगर हम बात करें कि ये 3 रेखाएं हमारी मुख्य रेखाएं होती हैं, एक हमारी होगी हृदय रेखा, ये हमारी होगी जीवन रेखा, और ये वाली जो रेखा है इसको मस्तिष्क रेखा, और ये वाली जो रेखा है जो टेढ़ी जाती है, ये भाग्य रेखा, ये भाग्य रेखा। ऐसा नहीं होगा कि वो सीधी जाएंगे, वो टेढ़ी भी हो सकती है। वो टेढ़ी भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अब इसमें रेखाओं में सबसे बड़ा मणिबंध जो यहाँ अपन ब्रेसलेट रेखा बोलते हैं,
इनका भी बड़ा महत्व रहता है कि ये कितने क्लियर है। ये सबसे ज़्यादा आपकी शेयर मार्केट को दर्शाती है कि शेयर मार्केट में कितना आप जिसकी जंजीर नुमा एकदम प्रॉपर जंजीर नुमा 3 ब्रेसलेट रेखा बनी हुई होती है, ऐसा व्यक्ति स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा कमाता है, बहुत अपार पैसा कमाता जिसकी 3 बनी होती है है। और जिसकी 1 या 2 बनी हुई होती है। जिसकी 1 या 2 ब्रेसलेट रेखा बनी हुई हो और जीवन रेखा यदि जंजीर नुमा बनकर राहु क्षेत्र की ओर जा रही हो, तो व्यक्ति स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा कमा सकता अच्छा, जैसे मैं आपकी बात करूं, जी आप ऑकल्ट में हो, इतने साल से आप काम कर रहे हो, तो ऐसे क्या साइन है जो आपको ऑकल्ट में लेके आए? है। देखिए, सबसे पहले तो ओकल्ट में ले जाने का जो सबसे बड़ा रोल होता है नवग्रहों में, वो होता है केतु का। लोग राहु और केतु को एक मान बैठे हैं, बिल्कुल गलत है। राहु का अपोजिट केतु है। राहु जितना छलिया है, जितना छल कपट वाला है, उतना ही साफ दिल वाला केतु होता है। क्योंकि राहु ऊपर का सर है, तो उसके पास सिर्फ माइंड है। केतु की धड़ है, उसके पास सिर्फ दिल है, वो दिल से सोचता है। जिसका केतु सपोर्टिव होगा वो व्यक्ति ओकल्ट में जाएगा। स्वामी विवेकानंद जब पैदा हुए थे, उनको महादशा केतु की चल रही थी, इसलिए वो इतने बड़े सन्यासी बने। आपने नाम सुना होगा रजनीश ओशो, एक धर्म प्रचारक थे, पर उनके पास में धर्म प्रचारक नहीं बोल सकते, ज्ञानी थे, विद्वान थे, पर उनके पास में धर्म नहीं था। उनको भी केतु ही, उनकी लगन के अंदर केतु है, रजनीश ओशो के। तो सबसे पहले तो जितने भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर होंगे जो ओकल्ट्स में होंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ में 7 आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा ही मिलेगा। जैसे मेरी है 7 अक्टूबर, तो मेरे स्टार्टिंग में 7 है, किसी की 7 होगा, किसी के 16 होगा, किसी के 25 होगा, या फिर किसी का काउंट अगर हम ऐड करेंगे तो वो 7 आएगा। 7 आएगा। तो 7 नंबर हॉरोस्कोप के अंदर यदि केतु 8th में बैठा है, तो वो व्यक्ति 101% ओकल्ट में जाएगा। और यदि साथ में सपोर्टिव शनि हो गया, तो वो व्यक्ति वैराग्य को भी चला जाता है, क्योंकि शनि वैराग्य देता है, शनि सन्यासी बना देता है। अष्टम का केतु, यदि केतु 12th में बैठ गया, तो वो व्यक्ति को जीवन से वो निर्मोही हो जाता है, वो गृहस्थ में रहकर भी निर्मोही हो जाता है। 12th का केतु व्यक्ति को मोक्ष दिलाता है। लोग बोलते हैं राहु केतु एक है, नहीं, राहु नरक भुगाता है और केतु मोक्ष को देता है। तो अगर केतु 12th में है तो राहु 6th में होगा। राहु 6th में होगा। तो ये तो केतु मोक्ष दिलाएगा, लेकिन कैसे मोक्ष दिलाएगा, क्या होगा उस व्यक्ति के साथ में? तो वो कहीं ना कहीं ऑकल्ट या स्पिरिचुअलिटी के अंदर डीपली इन्वॉल्व हो जाएगा। मोक्ष यानी वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मंत्र साधनाओं में ही लगा रहेगा। वो बात आपसे करेगा, पर उसके अंदर चलता वही ईश्वर की भक्ति ही चलती रहेगी हमेशा, जो उसके गुरु ने जो मंत्र दिया है, या उसका वो कहीं ना कहीं ऑकल्ट या स्पिरिचुअलिटी के अंदर स्पिरिचुअलिटी में जाएगा ही जाएगा। मेरा एक मित्र है, उसका ओकल्ट से कोई संबंध नहीं था, पर उसकी डेट ऑफ बर्थ 16 थी। मैंने बोला तू जाएगा। केतु की दशा आते ही वो बंदा पता नहीं कैसे अपने आप ज्योतिषी अंतर्मनसी, कई लोग होते नहीं क्या, जिनको जो कोई यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े हुए, किसी गुरु और उनको हस्तरेखा का अच्छा ज्ञान है या कुंडली का अच्छा ज्ञान है, उनको पूर्व जन्म के ज्ञान होते हैं, वही केतु देता है। अष्टम का केतु पूर्व जन्म का ज्ञान आपको देगा। अच्छा, हम अगर 2 हाउसेस की बात करें, 2nd और 8th हाउस, और इसमें हम बात करें कि मान लो 2nd में राहु है और केतु 8th हाउस में आया, कैसे लोग होते हैं ये, किस टाइप के लोग होते हैं? पहली बात तो ऐसे व्यक्ति के अंदर गूढ़ ज्ञान होगा तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। आपने जितने भी अच्छे ज्ञानी देखे होंगे ना, वो चिड़चिड़े मिलेंगे आपको, सन की। क्योंकि राहु चला गया 2nd में, तो वाणी दोष तो ला ही देगा, वो मुंहफट तो बना ही देगा राहु। 2nd में राहु चला गया, उसके पास पैसा तो अपार होगा ही होगा, पर केतु अष्टम में बैठा तो उसके पास ज्ञान भी गूढ़ है, तो गूढ़ ज्ञान के कारण वो पैसा अच्छा कमाएगा। पर वो अष्टम का केतु मोक्ष नहीं देता, आपको ज्ञान अच्छा दे देगा। कई ऐसे एग्जाम्पल है, मैं आपको दूं, आसाराम, उनके अष्टम में राहु है, अष्टम में केतु है, सॉरी, 2nd में राहु। उस व्यक्ति ने बहुत अच्छा पैसा कमाया, बहुत नाम भी कमाया, पर डुबाया उसको राहु ने। तो जिसका अष्टम में राहु चला गया, उसको पैसे से दूरियां बना लेनी चाहिए। अष्टम में केतु चला गया, अष्टम में केतु चला गया, तो उसके कारण उसके अंदर ज्ञान था, एक्चुअल में ज्ञान तो था, पर चरित्र उसका कहीं ना कहीं राहु से पीड़ित हो गया। राहु और शुक्र दोनों साथ थे उस व्यक्ति के 2nd में, तो पैसा और शुक्र
भोग विलासिता दोनों उसको ले बैठे उसके करियर। तो ऐसा पास्ट लाइफ कनेक्शन भी होता है जिनका 8th में केतु होता है, कहीं ना कहीं ऑकल्ट में रहे हो? बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं ओकल्ट में रहे होंगे, और वो फर्स्ट लाइफ रिग्रेशन से पता चलता है कि वो पूर्व जन्म में क्या थे, किस चीज का उनको आभास था। और अगर इस कॉम्बिनेशन को हम उल्टा करें कि सेकंड में केतु और 8th में राहु, तो ऐसे लोग कैसे होते हैं? क्या वो भी ऑकल्ट में जाते हैं? ओकल्ट में जाने के लिए सिर्फ केतु को ही नहीं देखना पड़ता, ओकल्ट में जाने के लिए बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है। यदि आप कुंडली में ही बात कर रहे हो तो गुरु को सबसे ज़्यादा आपको देखना पड़ेगा, आपके 5th हाउस को देखना पड़ेगा। एजुकेशन क्या है, एजुकेशन आप 5th हाउस से देखते हो, तो 5th हाउस का गुरु से संबंध कहीं ना कहीं होना चाहिए, तब आप गुरु से रिलेटेड आप चीज़ों में जाओगे। केतु सूक्ष्म ज्ञान देता है, डीप ज्ञान देता है, जो एकदम अपने लेवल का नहीं होता, उससे ऊपर लेवल का होता है। आत्मबोध का ज्ञान देता है केतु। केतु ज्ञान देता है, तंत्र का ज्ञान देता है केतु। ओकल्ट में भी अलग अलग विषय आ जाते हैं ना। अब जैसे आप प्रेमानंद जी महाराज को बोल दो कि इनको केतु सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा केतु सपोर्ट प्रेमानंद जी महाराज को। प्रेमानंद जी महाराज के पास में गुरु और बुध का अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो कुंडली कहाँ से मिलती है? जैसे जब हम जो पब्लिक फिगर की बात करते हैं, तो इफ जैसे बहुत सारे पॉडकास्ट पे या ऐसे लोग बोलते हैं, तो वो एनालिसिस कहाँ से करते हैं? एनालिसिस आजकल गूगल है, सब दे सकता है आप। तो वहाँ से, लेकिन वो भी एक्यूरेट नहीं होती। लेकिन जो आपकी जो एनालिसिस होती है वो जैसे कि स्वामी विवेकानंद जो महापुरुष हैं, उनकी कुंडलियों पे तो हमने रिसर्च भी किया है। हाँ, और जैसे मैंने 7th हाउस पे रिसर्च किया, तो मैंने मैरिड लाइफ पे बहुत से लोगों के, मैंने नरेंद्र भाई मोदी की कुंडली पर भी मैंने रिसर्च किया है, मैरिड लाइफ उनकी भी, मतलब। चलो वो अगले पॉडकास्ट में हम कवर करेंगे। तो अब जितने जैसे जो प्रॉब्लम होती है हस्तरेखा में, हाथ में जो भी समस्याएं रहती हैं कि किसी के धन रेखा नहीं है या फिर किसी के भाग्य रेखा नहीं है, किसी के विवाह में प्रॉब्लम आएगी, तो क्या कुछ सॉल्यूशन निकाला जा सकता है? कुछ ऐसी रेमेडीज होती हैं? हाँ, बिल्कुल रेमेडीज होती हैं। वो पहले तो आपको देखनी पड़ेगी कि कौन से प्लेनेट के कारण वो आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, रेखा का कहाँ घुमाव हो रहा है, और कौन से पर्वत के ऊपर के कारण से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, तो उस प्लेनेट का आपको उपाय करना चाहिए। उसके बाद में यदि आपकी शादी में विलंब हो रहा है, यदि लड़की का विलंब हो रहा है, तो माँ कात्यायनी का पूजन करें। और यदि लड़के की शादी में विवाह में दिक्कत आ रही है, तो एक विश्वावसु नाम का एक प्रयोग है, उस मंत्र का चैंट आप रोज करें, ओम विश्वावसवे नमः। इस मंत्र का आप चैंट करो, पूरा मंत्र बड़ा हो जाएगा, कोई चैंट नहीं कर पाएगा। ओम विश्वावसवे स्वाहा या विश्वावसवे नमः, इन दोनों मंत्रों को आप चैंट कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, उससे लड़के की शादी जल्दी हो जाएगी। प्रेम विवाह के लिए जिसको प्रेम विवाह करना है, उसको क्या करना चाहिए कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को एक बांसुरी लेके आए, वो उस बांसुरी के अंदर जो मिश्री होती है छोटी वाली कटिंग वाली, वो पूरी भर के, जो बांसुरी के जो छेद होते हैं, उन छेद के ऊपर तुलसी पत्थर रख करके श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में रख के आए, आपके 101% लव मैरिज के चांसेस बढ़ जाते हैं। और भी अलग अलग हैं, जैसे कि लव मैरिज करने के लिए सब एग्री हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं मान रहा, तो भोजपत्र पे अनार की कलम से लाल चंदन से उस व्यक्ति का नाम लिखिए और उसको शहद की बोतल में डुबा के रख दीजिए अपने पूजा घर में, वो व्यक्ति आपके अनुकूल हो जाएगा। तो बहुत सी मतलब रेमेडी है। यदि हस्तरेखा की सबसे बढ़िया रेमेडी की बात करूं, तो हर बुधवार को गाय को गुड़ खिलाएं और उसके मुंह से लेके उसके पूंछ तक अपना हाथ फेरें, क्योंकि गाय के अंदर सारी देवी देवता विराजमान है। उस पर जब आप अपनी हाथ पूरा फेरोगे, तो आपकी कहीं ना कहीं जो अनिष्ट करने वाली रेखाएं हैं, वो भी खत्म हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, इस पॉडकास्ट को यही एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपके हाथ की रेखाओं से लेके कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। अगले पॉडकास्ट में हम उसको जरूर कवर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।